हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 28 मई और सैटरडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन एक क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। हिस्ट्री का क्वेश्चन है 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। नंबर 1 इसका है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंजुलिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है इसका ऑप्शन क्या बनेगा। 1 एंड 2, 2 ओनली, 1 एंड 3, 1, 2, 3। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको आता है। इसका आंसर आपको शाम तक या फिर कल तक मिल जाएगा। देखिए, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो हमारा पहली न्यूज़ है आज जो हमने डिस्कस करनी है, दिस इज़ अबाउट द अवार्ड्स। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो किसको मिला है? गीतांजलि। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो गीतांजलि जी को मिला है। यहाँ पे गीतांजलि श्री उन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर अ हिंदी नोवेल। उसका नाम क्या था? रेत समाधि। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद में उसको ट्रांसलेट किया टॉम्ब ऑफ सैंड, किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। अब ये जो बुक है वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो बुक्स थी, बहुत ज़्यादा थी, 135 लॉन्ग लिस्टेड था। ठीक है जी। उसके बाद में जो हिंदी ओरिजिनल है वो 2018 में आया था, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो इसी साल में मार्च में आई है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती दिखाई दे रही है टॉम्ब ऑफ सैंड। डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया। हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। देखिए, अबाउट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये है क्या? ये हर एक साल एवरी ईयर टू ए ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन। ठीक है, आपने चीज़ को याद रखना है इस चीज़ को कि ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन के लिए ये पब्लिश किया जाता है यूके और आयरलैंड में। फिर उसके बाद में ये जो है इट इज़ रन अलोंगसाइड द बुकर प्राइज़ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन। ये इस वजह से चलाया गया क्योंकि कई लोग जो हैं कि इंग्लिश के बिना अगर किसी लैंग्वेज में हम लिखते हैं तो वो रह जाता है कि यार उनको अवार्ड नहीं मिलता या कोई चीज़ नहीं मिलती। तो इस वजह से उन्होंने ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो जो भी बुक्स पब्लिश होती है ब्रिटेन में, एंड दी सैल्यूट दी ऑफन अनएक्नॉलेज्ड वर्क ऑफ दी लिटरेरी ट्रांसलेटर्स। राइट, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट IAS कपल ट्रांसफर रेजेज डंपिंग ग्राउंड स्टॉर्म। देखिए, एक GS2 का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। GS2 का और GS2 का ये टॉपिक है। कुछ IAS ऑफिसर थे दो, है ना, वो कपल था और 1994 बैच था। तो क्या वो है अभी। तो उसमें क्या करते थे वो कि दिल्ली में वो पोस्टेड थे दोनों के दोनों। वो स्टेडियम में जाते थे और स्टेडियम 7 बजे तक खाली करवा देते थे और जितने भी वहाँ पे एथलीट थे उनको बोलते थे उससे पहले पहले जो ट्रेनिंग करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद में हमने क्या करना है वहाँ पे, हम अपना डॉग लेकर आएंगे, उसको वॉक करवाएंगे। और उसके बाद में ये चलो ये चीज़ होगी, सरकार को पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। अब उसके बाद में वो बंदा ट्वीट भी कर रहा है और ट्वीट करके बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता लेकिन अंदर आग होनी चाहिए। तो भाई जो अंदर आग है वो कहाँ पे जाके निकालेगा? ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए थी। मतलब इतनी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे हो आप, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, उन चीज़ों इतनी बड़ी पोस्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। इससे एक ये चीज़ यहाँ पे एथिक्स का हम पॉइंट देख सकते हैं कि जो आपकी पावर है, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। अगर आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ पे बिहेव करते तो मे बी ये चीज़ें होती ही ना। तो वो जो कपल है उनको पहले तो इन्होंने अलग अलग किया। एक बंदे को तो भेज दिया लद्दाख और दूसरे बंदे को भेजा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है कि आप लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को एक डंपिंग ग्राउंड मानते हो। मतलब अगर किसी को कोई पनिशमेंट देनी है तो आप उसको लद्दाख या अरुणाचल क्या कर दोगे? ट्रांसफ़र कर दोगे। ये चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है क्योंकि ये इनका काडर क्या है? AGMUT। AGMUT में क्या क्या आता है? अरुणाचल आता है, गोवा, मिजोरम और सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज। तो उनको देखते हुए इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ठीक है, माइंडसेट यहाँ पे लोगों का ये भी था, लोगों ने ट्रांसफ़र को सेलिब्रेट भी किया क्योंकि ये जो चीज़ है वो गलत थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड वाली बात है, एक वो हाँ कंट्रोवर्सी एक ज़रूर यहाँ पे होती है या फिर एक रेज करती है कि भाई अगर आपने किसी को पनिशमेंट देनी है तो वहाँ पे भेज दिया जाए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि भाई ये GS2 का, इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हो और मिसयूज़ ऑफ पावर में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को कोई, एंड पावर्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपकी न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी GS2 से रिलेटेड है। ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट दी यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल। जब ये उत्तराखंड में अपना जो मिस्टर धामी है वहाँ के CM, ठीक है जी, जब वो क्या कर रहे थे वहाँ पे अपना जो प्रचार कर रहे थे या फिर कोई भी आप चीज़ मान सकते हो, जो इनका मैनिफेस्टो था, तो मैनिफेस्टो में दे सेड कि भाई हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर देना है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या और क्यों इंप्लीमेंट करने की बार बार बात होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, हम तैयार हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली चीज़ तो होता क्या है, एक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज है फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलीजन को अलग रख के अगर हम एक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज को देखते हैं हर एक सिटीजन के एक तरह के, हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या इस चीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 44 है जो कि DPSP है, आर्टिकल 44 में पूरे तरीके से लिखा हुआ है कि भाई जो स्टेट है उसको इंडेवर करना चाहिए टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है कि DPSP है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ दैम। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे माननी पड़ेगी, ये गाइडलाइंस तभी दी गई हैं कि अगर स्टेट को माननी चाहिए। फिर अगर ये आप बोल रहे हो यहाँ पे कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, तो ठीक है भाई, फिर जो बाकी चीज़ें हैं कि लोगों को ये प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करना है, जो DPSP में लिखा हुआ है वो भी मैंडेटरी नहीं है, तो वो प्रोवाइड ना करो। फिर उस टाइम पे हम बोलते हैं कि प्रोवाइड करना है। तो UCC कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ है, आप उसको मना नहीं कर सकते, चाहे ऑल दो इट हैज़ बीन रिटन इन दी DPSP, चाहे वो आपका नॉन इन्फोर्सिबल है, चाहे वो आपका मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं कर सकते थे, इस वजह से मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें डाली हुई हैं कि अगर स्टेट को कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, किस चीज़ को देख के बनाना है, भाई DPSP को देख के बनाना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, पहली चीज़ तो भाई सेक्युलर रिपब्लिक है जो नीड्स अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन रादर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स। ठीक है ना, जो सेक्युलर रिपब्लिक है उसको एक तरह का भाई मतलब समझ लो कि एक तरह का वो होना चाहिए हर एक सिटीजन के लिए, डिफरेंट थोड़ी ना होना चाहिए, वो भी रिलीजियस प्रैक्टिस के बेसिस पे। फिर उसके बाद में जेंडर जस्टिस, जो राइट्स हैं वुमेन के वो लिमिटेड हैं, हिंदूज़ के कुछ लिमिटेड होंगे, मुस्लिम में कुछ लिमिटेड होंगे, तो उसको कवर करो भाई। फिर उसके बाद में कोर्ट ने भी तो बोला, कोर्ट ने बोला शाहबानो केस में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए भाई, उस टाइम का बोला हुआ और आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हम तैयार हैं अभी, मतलब इतने टाइम हो गया अभी तो, लेकिन अभी भी हम तैयार हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, सोचना पड़ता है हमें। उसका रीज़न क्यों सोचना पड़ता है, आपको पता है, कम्युनल वायलेंसेस हो जाती हैं यहाँ पे। ये बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मतलब XYZ चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो इंडियन लॉज डू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। स्टेट्स हाउएवर हैव मेड 100 ऑफ अमेंडमेंट्स, देयरफॉर इन सर्टन मैटर्स देयर इज डाइवर्सिटी इवन अंडर दी सेकुलर सिविल लॉज। तो ये चीज़ पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ठीक है हम ये लॉज को मानते हैं, लेकिन जो स्टेट्स हैं उसने अमेंडमेंट कर दिया, तो इन कॉमन लॉज के बीच में भी उन्होंने क्या कर दी, डाइवर्सिटी। अब चैलेंजेस क्या हैं, नंबर 1, एक्सेप्शन इन दी सेंट्रल फैमिली लॉज। जो सेंट्रल फैमिली लॉज है उसमें एक्सेप्शन दी हुई है खुद ही सरकार ने, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को दे दी थी। फिर उसके बाद में सेकंड एक्सेप्शन इन्होंने पौंडीचेरी को दी, फिर थर्ड एक्सेप्शन गोवा, दमन एंड दीव को दी, फिर फोर्थ एक्सेप्शन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, नागालैंड, मिजोरम, और जो 371A से 371G में आती है उनको दी। फिर उसके बाद में अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं तो कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉब्लम आती है बहुत हाई लेवल की। और कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल क्या है, आर्टिकल 25 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन गेट्स इनटू कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, तो ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है भाई कि जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है उसको इकट्ठे, मतलब गवर्नमेंट को पहले या सोसाइटी को एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली भाई ठीक है भी उनको बताना चाहिए कि ये सोशल जो रिफॉर्म्स हैं ये ज़रूरी हैं, ना कि ये कुछ रिलीजियस कंजर्वेटिव या फिर रिलीजियस ट्रेडिशनल आपकी चीज़ों को हम छेड़खानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए कि जिसमें जो आस्पेक्ट है सारे के सारे UCC के कवर हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसको बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं, कुछ चेंज हुआ तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिल आया था जिसका नाम था सुरोगेसी बिल या फिर असिस्टिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। कुछ बच्चों ने मेरे साथ जो करंट अफेयर की क्लास लगाई हुई है उनको मैंने ये बताया भी था कि भी किस तरह से जो ART एक्ट है या फिर कुछ और है सुरोगेसी एक्ट है उसके बारे में बताया हुआ है। तो वीडियो में भी हम यूट्यूब में डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे इसकी अलग से वीडियो, मतलब जो अभी बहुत कुछ, मतलब पाइपलाइन में बहुत कुछ है, आप देखते जाओ कि इसमें आता क्या क्या है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो पिटिशनर्स है उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि सुरोगेसी जो एक्ट है 2021 का, उसमें जो वीमेन है हु इज़ अ विडो और डाइवोर्सी बिटवीन द एज 35 to 45 ईयर्स और अ कपल डिफाइंड एज अ लीगली मैरिड वीमेन एंड मैन कैन अवेल सुरोगेसी इफ़ दे हैव अ मेडिकल कंडीशन नेसेसिटेटिंग दिस ऑप्शन। तो इन बंदों को ही उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रोविज़न दी हुई है, और कोई बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई वीमेन जो विडो है या फिर डाइवोर्सी है, ठीक है जी, या फिर 35 to 45 ईयर्स के बीच में और उनको कपल है, उनको वो अवेल कर सकते हैं, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तब, अदरवाइज नहीं, फ्री खाते में नहीं। फिर उसके बाद में इन्होंने बैन किया हुआ है कमर्शियल सुरोगेसी को, 10 साल के लिए जेल और 10 लाख का ही फाइन दिया हुआ है। और ये एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सुरोगेसी अलाउड भी है वो कौन सी है, अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक सुरोगेसी का मतलब कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जो सुरोगेट मदर है, मतलब जिसने बच्चे को कंसीव करना है, वो जो सुरोगेट मदर है वो जेनेटिकली रिलेटेड होनी चाहिए टू दोज सीकिंग अ चाइल्ड। जो जो कपल या फिर जो विमेन मैन जो चाइल्ड को सीख करना चाहता है, जो लेना चाहता है, उसके साथ में वो रिलेटेड होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं द पर्सनल डिसीजन ऑफ अ सिंगल पर्सन अबाउट द बर्थ ऑफ बेबी थ्रू सुरोगेसी दैट इज़ द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज़ अंडर द राइट ऑफ प्रिवेसी। तो वो कहते हैं कि यार ये तो राइट टू प्रिवेसी हमारी क्या हो रही है कि यहाँ पे ख़राब हो रही है। तो लेकिन हाई कोर्ट ने अभी क्या बोला कि सेंटर को बोला कि सेंटर्स व्यू, कि सेंटर का इसमें क्या व्यू है। अगर वो सेंटर का व्यू देखेंगे मे बी इसमें कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस यही है 95% के कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ अबाउट कि किस तरह से, अच्छा इस पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है आज। अब हमने डिस्कस करना है एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में दिस आर्टिकल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी कि कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कॉन्ट्रीब्यूशंस के यहाँ पे बारे में बात करेंगे। दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू GS2, बट मैं तो ये बोलूँगा नॉट ओनली रिलेटेड टू GS2, इवन फॉर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर एक सब्जेक्ट के साथ ये जो एडिटोरियल है वो रिलेटेड है। एंड यू विल सी के द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल जो लिखने वाले हैं वो भी बड़ा अच्छा है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, लक्ष्मण और परजे जो ये है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने बोला जो भीमराव रामजी अम्बेडकर 131st बर्थडे अप्रैल 14, तो उनको ऑनर करने के लिए या फिर कुछ और एंटी कास्ट आइकन्स को ऑनर करने के लिए, जैसे ज्योतिराव फुले हो गए, तो कनाडा जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है उन्होंने अप्रैल को डिक्लेयर किया दलित हिस्ट्री मंथ। फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इक्विटी डे, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डे ऑफ सोशल हार्मनी, तमिलनाडु ने डे ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे बस हो गया। अब ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है भाई, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आप किसी भी जगह पे लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद में एट द सेम टाइम कुछ के लोगों, कुछ के पार्टीज़ ने ये कंडेम भी किया कि उनकी जो सोच है वो सही नहीं थी, या फिर कुछ इस तरह के खिलाफ थे, वो इन चीज़ों के खिलाफ थे, एक पर्टिकुलर एक होता ना कि पर्टिकुलर एक सेक्शन के खिलाफ थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो सेलिब्रेशन थी, ठीक है कि नॉट ओनली बीन ऑब्वियस ऑफ अम्बेडकर एंटी कास्ट एंटी पैट्रियार्कल विजन बट ऑल्सो सीम टू बी डेलिबरेटली इग्नोरिंग हिज वर्ल्ड व्यू ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस। उस चीज़ को जो आपने इग्नोर किया है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें, जब वो लेबर मिनिस्टर थे वाइसरॉय काउंसिल में 1942-46 में, तब उन्होंने उस टाइम पे, मैं आपको बता दूं उस टाइम पे, मतलब विज़न देखना कि उस टाइम पे जो मतलब थ्रू हिज राइटिंग सच एज स्टेट्स एंड मिनॉरिटीज़, अंबेडकर ने क्लियरली बोला था 1928 में, अगर हम बात वहाँ पे करते, अच्छा यहाँ पे कि बोला था कि भी पॉलिटिकल इकॉनमी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इकॉनमी का मतलब आगे आपको समझ में आएगा क्या चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। नंबर 1 उन्होंने यहाँ पे बोला कि 1928 में मैटरनिटी बेनिफिट बिल, मतलब सोचो कि विज़न इतना बड़ा है कि अभी हम पास कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट बिल। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अभी आपको पता है कि अभी आया है, लेकिन ये 1988 में पास करवाने को वहाँ पे घूम रहे हैं। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मोरोवर पास करवाया। ठीक है, अब उसके बाद में 1942 अंबेडकर क्या किया, चेंज्ड दी वर्क टाइम टू 8 आवर्स पर डे फ्रॉम अर्ली 12 आवर्स। जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, वो 12 घंटे काम करती थी, लेकिन उन्होंने उसको रिड्यूस करके कितना किया, 8 आवर्स। आयरनिकली द करंट डिस्पेंसेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक wanted to bring back the 12 hours of work a day norm। मतलब यूपी में ये कर दिया गया था कि भी कुछ रूल्स आए थे कि 12 आवर्स ही होना चाहिए, लेकिन बाद में ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, 12 आवर्स नहीं 8 आवर्स ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए।
क्योंकि उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 15.5, मतलब अभी तो ये डेटा दे रहा है 27.9%। उन्हें बोला जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, डिस्पाइट द प्रोहिबिशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर बीइंग पेड लोअर सैलरी और वेज फॉर द सेम वर्क। तो उन्होंने ये जो चीज़ है यहाँ पे पहली बात कर दी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो बहुत कम होने चाहिए, और जो उनकी सैलरी अगर होने हैं तो अगर उनकी सैलरी तो वो इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ का बात हमने किया कि जब जब हम ये बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं अगर उनकी सैलरी कम होती है तो वो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे होते हैं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको ओवरटर्न किया था, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उनको इक्वल पे नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप उनसे सेम काम करवा रहे हो परमानेंट वर्कर वाला तो उनको इक्वल पे देनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द इमरजेंस ऑफ अ न्यू क्लास, अगर इस तरह से ही चलता रहा कि भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को आप कम दे रहे हो, इनफॉर्मल वर्कर्स को आप कम दे रहे हो, तो एक न्यू क्लास यहाँ पे जन्म लेगी, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसके बाद में एडहेरिंग टू द प्रिंसिपल्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉट ओनली फॉर दी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, ठीक है, ही प्लेड अ वेरी ग्रेटर रोल। किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? विमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन हाउ एवर विमेन स्टिल कंटिन्यू टू रिसीव एन एवरेज बिटवीन ₹70 to 90 अ डे, लेस देन मैन एज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर। अगर फॉर्मल वर्कर की हम बात करें कि कोई बंदा फॉर्मल वर्कर में है, ए बंदा फॉर्मल वर्कर में है और बी जो कि विमेन है वो भी फॉर्मल वर्कर में है, उसको कम सैलरी मिल रही है। इनफॉर्मल वर्कर में भी उसको कम सैलरी मिल रही है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इनफॉर्मल वर्कर मैं आपको बता दूँ कॉन्स्टिट्यूट 93% ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये बहुत बड़ा एक होता है ना कि विजनरी लोग। अब यहाँ पे वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट अप्रैल 2022 में तमिलनाडु में। उन्होंने बोला सेंटर को बोलो भाई, जो उन्होंने 4 कोड निकाले यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो कि राइट टू स्ट्राइक इन्फ्रिंज कर रहे थे, राइट टू स्ट्राइक को निकाल दिया था, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो अम्बेडकर जी ने बोला एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट रिकग्नाइज किया। तो दिस वॉज द रीज़न इंडियन ट्रेड जो बिल था वो पास हुआ 1943 में विद द एफर्ट ऑफ अम्बेडकर विच हैड मेड रिकग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन कंपल्सरी, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे अम्बेडकर विजन फर्स्ट स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर दिस साइमल्टेनियसली एड्रेसिंग सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 3 तरह की यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, बिकॉज दे आर इंटरविंड विद ईच अदर इन अ वे दैट लिविंग आउट वन will jeopardize the progress made in another. Second, he was as much a believer in economic justice as in social justice. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जो ब्रॉडर सोच है, जो ब्रॉडर चीज़ें हैं, वो सोचना एक विजनरी लीडर का, विजनरी इंसान का ही काम हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ही आर्गुड कि नेशनलाइजेशन अगर हम करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि बेसिक इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर एंड इंश्योरेंस सेक्टर, he wanted state to allocate agriculture land only on tenancy basis to people irrespective of caste class and creed for collective farming। देखिए उन्होंने बोला जितनी भी लैंड है आपके पास, एग्रीकल्चर लैंड है या फिर इंडस्ट्रियल लैंड है, इंश्योरेंस सेक्टर लैंड है, आप ऐसे करो उसको नेशनलाइज कर लो, मतलब गवर्नमेंट की होगी वो। अब उसको क्या करो आप टेनेंसी पे दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टेनेंट्स के साथ में फोर्स करेगी, फोर्सफुली कुछ गलत करेगी। अब उससे होगा क्या कि भाई कोई कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस या क्रीड के बेसिस पे लैंड नहीं जाएगी, कोई भी बंदा जिसको भी खेती करनी है वो क्या कर सकेगा, वहाँ पे खेती कर सकेगा, अपनी उसको लीज पे लैंड मिलेगी, वो खेती कर सकेगा, कलेक्टिव फार्मिंग बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि उन्होंने बात की थी ट्राइड विजन ऑफ द डेमोक्रेसी, सोशल की, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की। इफ दे वांट टू सेलिब्रेट बाबा साहेब इन द ट्रू सेंस विदाउट एडहेरिंग टू द अम्बेडकर्स आइडल्स एंड मेयरली एप्रोप्रिएटिंग द आइकन इज जस्ट अनदर प्री टेक्स्ट टू डिलीवर पीपल्स अटेंशन फ्रॉम एवरीडे मटेरियलिटी, ठीक है ना। तो जो मटेरियलिटी है ये इससे आप हटा के बस ये बताना चाह रहे हो, ये देखो भाई हम अम्बेडकर जी को पूज रहे हैं या फिर उनके बर्थडे को मना रहे हैं या फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी देख रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं भाई ये हमें देखनी पड़ेंगी। सो डॉक्टर अम्बेडकर वॉज डेड अगेंस्ट हीरो वर्शिप और भक्ति इन पॉलिटिक्स विच ही थॉट वॉज अ श्योर पाथ टू डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर और मद्रास चेन्नई में और इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, बड़े ही अच्छे वे से इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबाउट द यासिन मलिक, ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियोस। फिर उसके बाद में सेक्स एज अ वर्क, दिस आर्टिकल हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, सो यू कैन वॉच द वीडियो अगर आपको नहीं पता। लेकिन अदरवाइज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत बड़ी बहस है यहाँ पे
कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला है कि भाई जो सेक्स वर्कर है उनकी एक डिग्निटी मेंटेन करनी है, लाइफ ऑफ डिग्निटी है उनकी, आर्टिकल 21 के अंडर उनको डाल दिया गया है। और उन्होंने बोला है कि अगर कोई जो सेक्स वर्कर है, अगर कोई अडल्ट है और अपनी कंसेंट से काम कर रहा है तो वहाँ उस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं पड़ेगा, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लग सकता। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे जो अजीत डोवाल है हमारे, वो बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को इंश्योर करना चाहिए एजुकेशन फॉर दी गर्ल्स। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है और इसको आप राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हो, आंसर राइटिंग में। विमेन एंड यूथ आर क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी सोसाइटी। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स एंड एम्प्लॉयमेंट टू विमेन एंड यूथ विल इंश्योर प्रोडक्टिविटी एंड स्पर ग्रोथ। इट विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग डिस्करेजिंग रेडिकल आइडियोलॉजीज अमंग यूथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे आप लिख सकते हो कहीं पे भी इन दी GS1। ठीक है, GS1 के सेक्शन में, GS2 के सेक्शन में, कि किस तरह से कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए या फिर वो कंट्री किस तरह से अच्छी जा सकती है। आगे हमारे पास जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट INS खंडेरी। INS खंडेरी के बारे में प्रॉपर वे से जानकारी लेते हैं, ये किस तरह से आया प्रोजेक्ट। पहली चीज़ तो स्कॉर्पियन क्लास है ये, तो स्कॉर्पियन क्लास होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सबमरीन्स इन दी प्रोजेक्ट 75 हैं वो सारी की सारी स्कॉर्पियन क्लास हैं। ये पावर्ड है डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम। होता क्या है, ये सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स है जो कि कैपेबल है मल्टी फेरियस मिशंस के लिए, जैसे एंटी सरफेस शिप वॉरफेयर हो गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गया, माइन लीइंग हो गया, एरिया सर्विलेंस हो गया। इस तरह से जो स्कॉर्पियन क्लास है इज़ द नेवीज फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन सीरीज इन ऑलमोस्ट 2 decades सिंस INS सिंधु शास्त्रा प्रोक्योर्ड फ्रॉम द रशिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। जो प्रोजेक्ट 75 है इज़ वन ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ द सबमरीन्स। दी अदर इज़ द प्रोजेक्ट 75I। 75I क्या है, इंडिजिनस। 75 क्या है, जिसमें हम स्कॉर्पियन क्लास बना रहे हैं। 75 के अंडर हमने 6 सबमरीन्स बनानी है जो कि स्कॉर्पियन क्लास होंगी, और ये बनाएगा कौन, मेजगॉन डॉक। लेकिन इसका जो मतलब ये देखिए ना, इसका जो अपना डिज़ाइन है वो कौन देगा, फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप। तो जो अंडरटेक दी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप और एट दी मेजगॉन डॉक लिमिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद में जो प्रोजेक्ट 75 है इसके अंदर कालवेरी, खांडेरी, करंज, INS वेला। सी ट्रायल्स आर ऑन दी वागीर और वक्शीर। तो ये चीज़ आपने जो याद रखनी है, जो वक्शीर है वो 6th होएगी। इट्स प्रोडक्शन वॉज डिलेड ड्यू टू दी पेंडेमिक। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, आपने इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। इंडिया टू गेट सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस इज़ पार्ट ऑफ द GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट है। टू टैप द ग्रोइंग फ्राइट सेक्टर इन द कंट्री, द रेलवेज इज एमिंग टू इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन बाय दिसंबर 2022। मतलब ये वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है उसके बेसिस पे, उसके प्लेटफॉर्म पे हम 16 कोच बना रहे हैं। गति शक्ति ट्रेन विल बी एबल टू रन एट 160 km/h। ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। क्योंकि इंडिया का जो ई-कॉमर्स मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई जो मार्केट हमारी इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम $111 बिलियन बाय 2024, $200 बिलियन बाय 2026। तो इन चीज़ों के लिए जो रेलवे है वो भी एम कर रहा है कि भाई जो मेरी फ़्लाइट का ट्रांसपोर्टेशन है वो 27% या 45% तक मैं लेके जाऊँ बाय 2030। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दी अगेन GS3। इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है एंड हाँ GS3 का पार्ट है। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, विच इज़ असिस्टिंग अनएम्प्लॉयड यूथ लिविंग इन 16 विलेज पंचायत नियर दी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। वो किसके मतलब अंडर, अक्रूति क्या है, एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। अब ये सेम जो प्रोग्राम है, अक्रूति प्रोग्राम है, ये कहाँ पे चलाना चाहते हैं, कुडानकुलाम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। मतलब ये क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ को एक तरह की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कि अक्रूति प्रोग्राम के अंडर सिखाया जा रहा है। ठीक है, यूथ टर्न इनटू दी एंटरप्रेन्योर्स, उनको एंटरप्रेन्योर्स में टर्न करने की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास। यहाँ पे जो सैला मकेक है इसका नाम रखा गया है सैला मकेक। जो सैला मकेक है वो एनालाइज किया था ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने। ये एक न्यू स्पीशीज़ मिली है ओल्ड वर्ल्ड मंकी की अरुणाचल प्रदेश में। जो सैला मकेक है ये न्यू टू साइंस प्राइमेट है, वॉज आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज बाय द टीम ऑफ ZSI एंड कैलकाटा। तो देयर स्टडी हैज़ बीन पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, सैला मकेक बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे।
LI फ्लैग्स वार्निंग ऑन इकोनॉमी वूज। जो मैकेक वाली न्यूज़ सीरीज है वो GS3 की है, याद रखिएगा। दिस इज़ रिलेटेड टू GS2, ठीक है, या फिर चाइना से रिलेटेड है, हमें तो इससे क्या लेना है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो सेकंड रैंक्ड लीडर हैं यहाँ पे लाए, उन्होंने ये बोला कि भाई स्टेबलाइज करना चाहिए इकॉनमी को, जो कि यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है, इनॉर्मस प्रेशर में आती दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी दैट रिमेन्स इन दी प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। जो ब्रिक्स का ग्रुप है वो बोला जा रहा है कि इसको एक्सपेंड करेंगे बहुत ही जल्दी, ये चाइना बोल रहा है। ब्रिक्स के ग्रुप में कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का एक डिक्लेरेशन हुई थी, फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन, और फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन है कहाँ पे? ब्राज़ील में। इससे एक बैंक निकल के आया था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है RBI वॉन्स बैंक्स ऑन रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। अब ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स होते कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब सपोज करके चलते हैं किसी बंदे ने बैंक से किसी बंदे ने बैंक से क्या ले लिया? 100 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया, ठीक है, या फिर थोड़ी छोटी अमाउंट ले लेते हैं, 100 करोड़ रुपीज़ 2 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया। अब 2 करोड़ में से वो बंदा क्या करता है? 1 करोड़ का जो लोन है वो अच्छे वे से पे कर देता है, बहुत अच्छे वे से पे कर देता है। जो 1 करोड़ यहाँ पे बचता है, जो 1 करोड़ यहाँ पे बच गया, तो ये 1 करोड़ देने में क्या हो रहा है कि 1 महीना नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिए, तो होता क्या है, जो बैंक है वो उसको अप्रोच करता है कि यू आर अ वेरी वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ आर, बहुत अच्छे कस्टमर हो आप, और जो पहले वाला लोन आपने बहुत अच्छे से दिया है, कि आपको कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है कि यार मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा जो बिज़नेस है वो नहीं ठीक से चल रहा, और अगर जब भी ठीक से चल पड़ेगा मैं आपका जो लोन है वो वापस देने के लिए तैयार हूँ। तो इस केस में जो बैंक है वो क्या करता है? वो कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए, हम ऐसे करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो पहले 7% थी या 8% थी, हम उसको ऐसे कर सकते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम उसको क्या करते हैं 6% या 5% कर लेते हैं। और ये जो 1 करोड़ लोन की अमाउंट आपने कुछ 5 साल में पे आउट करनी थी, आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे करिएगा, आप इसको 10 साल में दे दीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो ईयर्स है, जो इंटरेस्ट रेट है वो रीस्ट्रक्चर होगी। इसी वजह से इन लोन्स को हम क्या बोलते हैं? रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। ठीक है, तो उसके बारे में वार्न किया है कि रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स को कम करिए, अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है पेंडेमिक की वजह से। इंडियन ऑयल फंड सी 8 बिलियन रूबल्स स्टक इन रशिया। जब सैंक्शंस लगते हैं किसी कंट्री पे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एज जनरल आती हैं। तो इंडिया वहाँ पे रूबल्स में कर रहा था कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था, या रूबल्स है वहाँ पे 8 बिलियन स्टक हो चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने खुद का बोला था कि मैं ONDC बनाऊंगा। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। उन्होंने बोला कि भाई जो ये US की फर्म्स है, जैसे अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से ग्रो कर रही हैं, तो हम क्यों ना इंडियन बनाएं ONDC। इसको ज्वाइन करने के लिए गूगल कहता है मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। और ये जो आपको पता है, ये वाला जो पेज रहता है ये बिजनेस पेज है, GS3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।